उसके बाद आप कास्ट सेंसस करिए, आंकड़े लाइए, आप वर्गीकरण करिए। मैं वर्गीकरण के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इस तरह से बांट के ये चाहते हैं कि ये एकता टूट जाए, फिर इनके रिजर्वेशन को, इनकी हिस्सेदारी को मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूं। यही काम कांग्रेस करती आई है, वो बीजेपी थोड़ा ब्लंटली कर रही है और कर रही है। इसलिए मैं नहीं देखता हूं, मैं नहीं सहमत हूं योगेंद्र यादव सर से कि इससे कोई न्याय मिल जाएगा तुरंत। अकेले करके कुछ सीटों को एडवर्टाइज करेंगे, एनएफएस कर देंगे, और उसमें चूंकि वो वर्ग जो मतलब उसमें नहीं आएगा, मान लीजिए SC1 SC2 SC3 बना दिया, तो 1 का नहीं है तो उसका ऑटोमेटिक है कि वो नहीं लड़ेगा उसके लिए, तो वो एकता कमजोर हो गई। कि बीजेपी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रही थी, संविधान बदलने की भी बात लगातार की जा रही थी, संविधान बचाने की भी नाम काफ़ी सारी बातचीत चली, तो जिस तरीके से आज इस देश के अंदर में SC ST की रिजर्वेशन को लेकर कहीं कि संविधान पर ही एक तरीके से प्रकाराघात है। जिस मुद्दे को लेकर संविधान बचाने के नाम पर जो चुनावी लड़ा या फिर चुनाव में उनकी दावेदारी थी, अब उनका जो है वो पक्ष है वो साफ नहीं देखने को मिल रहा है, उसको लेकर उनका विरोधाभास देखने को मिल रहा है। इसके पीछे की क्या? नहीं, ये सही बात आपने कही। कांग्रेस जैसे कांग्रेस ने बात इसको जोरदार ढंग से उठाई। किसी भी पार्टी की अगर उसको लग रहा है कि ये वर्गीकरण ठीक है तो उसको सामने आके कहना चाहिए कि ठीक है, नहीं लग रहा है तो वो भी कहना चाहिए कि मुझे नहीं लग रहा है। आपको एक रास्ता लेना होगा, बीच का रास्ता कुछ नहीं होता कि थोड़े इधर थोड़े उधर, ये इस तरह के लोगों का विनाश निश्चित है। और राहुल गांधी, कांग्रेस अभी जो बातें कह रही है, बहुत पहले सारे बीज जो बोए हुए हैं उसी के बोए हुए हैं। अगर वो बहुत क्लैरिटी रखती, सारे बैकलॉग्स को भरती, एम्पावरमेंट के लिए बहुत जोर देती, लैंड रिफॉर्म के लिए काम करती, SC ST रिजर्वेशन हर जगह लागू करती, प्राइवेट सेक्टर्स में लागू करती, तो ये सब बचता ही नहीं, ये सब चीज़ें ही नहीं। तो एम्पावर्ड हो गया होता, रिजर्वेशन आप हटा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप एम्पावरमेंट करिए। देश में जो दलित लीडरशिप है उसको एक तरह से बीजेपी के समेटने का प्रयास है, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो दलित आवाज़ मुखर हो पाई 1990 के दौर में, बाबा क्षमा करिएगा, माननीय कांसीराम जी की वजह से, जिनकी वजह से मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, भारत के सबसे बड़े राज्य की, दलित आंदोलनों ने जोर पकड़ा। हालांकि महाराष्ट्र दलित आंदोलनों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। देश में इस वक्त जो मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर सुर्खियां बरकरार है, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक बड़ा वर्डिक्ट दिया है SC ST आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर, और इस मामले पर जिस तरीके से आने वाले 21 तारीख को आंदोलन या फिर अनेकों प्रकार की चीजें देखी जा रही है, प्रतिक्रियाएं भी है, और कहीं ना कहीं अब ये मसला समय के मुताबिक काफी ज्यादा गंभीर हो चुका है। लगातार जो जो लोगों का अपना अपना एक व्यू है, अपने अपना तौर तरीका है इस मसले को समझने का, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर SC ST के इस आरक्षण के वर्गीकरण का लगातार जो इस देश के अंदर में जो माहौल निर्माण किया जा रहा है, जो कुछ इस पर चर्चाएं हो रही है, जो बातचीत हो रही है, इसकी कितनी ज्यादा आवश्यकता है, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है तो इसका कितना ज्यादा फायदा है या फिर क्या क्या नुकसान है, तमाम चीजें हम जानने समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संदीप यादव जी है, उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और इस पर इनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद सर, यही पहला सवाल है कि अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना निर्णय दे दिया है, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है कि SC ST आरक्षण में वर्गीकरण, आखिर इसका क्या फायदा होगा या फिर क्या कुछ नुकसान आप इसका देखते हैं? हाँ, इसका बेसिकली इसके जितने फायदे मुझे दिखते हैं उससे ज़्यादा नुकसान इसलिए दिखता है क्योंकि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट में उस रिपोर्ट को तैयार किया है टॉमस पिकेटी ने, लुकास चांसल ने, और विश्व के बहुत ही अच्छे अर्थशास्त्रियों ने। और उन्होंने बताया कि 2012 में OBC की जो आय थी वो इस देश की जो आय है उसमें उनकी हिस्सेदारी 18% थी। SC ST की जो हिस्सेदारी थी वो थी 1.8%, जबकि रफली देखा जाए तो 15% का सेंट्रल लेवल पे SC का रिजर्वेशन है, 10% का ST का है। मतलब इस तबके की आबादी 25% है, और उनका जो भारत की आय है, संपत्ति है, धन है, उसमें जो हिस्सेदारी है 1.8% है 2012 में। ये कहती है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जो पेरिस में है उसकी रिपोर्ट कहती है। अब वही बात जो है आपकी OBC के लिए 2012 में उनकी जो आय में हिस्सेदारी थी वो भारत की इनकम में या धन में जो भी कहिए वो 18% थी, लेकिन OBC की जो हिस्सेदारी है वो 2022 में घट के 9% हो गई है,
और SC ST की बस थोड़ी सी बढ़ी है, 2.3 हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मंडल कमीशन ने OBC को कहा कि वो 52% है। बिहार ने जातिगत जनगणना करके रास्ता दिखा दिया है। तमाम लोग अटकलबाजियां करते थे। ये बहुत ही सामान्य सा मसला है कि हर जाति जो है ना अपने को जो आंकड़े देती है उसमें वो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही थी। लेकिन जो बिहार की कास्ट सर्वे है जो सरकार ने किया उसमें यादव जाति का 14.17% आया निकल के उनका आंकड़ा। उसके बाद वहाँ पासवान है, फिर तमाम दूसरी जातियां दूसरे नंबर पे 5.3% है पासवान। तो कुल मिला के दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ये भी पता चला देश को कि 63% से ज़्यादा है OBC, उसमें EBC हैं और बैकवर्ड कास्ट में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि तमाम तरह के जो विद्वान हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे योगेंद्र यादव जी का मैं जिक्र करूंगा, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और इससे जो महादलित हैं उनको रास्ता बनेगा। वो तो एक चीज दिख रही है, लेकिन एक्चुअली जो भारत की संरचना है ना, जो सत्ता संरचना है, वो रास्ता नहीं बनाने देगी। उसने तो देखा कि ये दलित और आदिवासियों में एक एकजुटता है, उसमें कैसे सेंधमारी की जाए। उसमें उन्होंने देखिए चुनाव में उन्होंने एक नैरेटिव खड़ा किया, एंटी महार, एंटी जाटव, एंटी नाडर, एंटी मतलब जो दलित मजबूत जाति है जिस भी स्टेट में उसको एंटोगनाइज कर दो, उससे एकता को तोड़ो पहले, फिर जो इनका डेवलपमेंट हुआ उसको कहीं ना कहीं रोक दो। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं कि वर्गीकरण खराब है, लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि ये नहीं होना चाहिए। उससे पहले कब होना चाहिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे इन लोगों ने किया क्या कि पिछड़ों के उत्थान के लिए मंडल कमीशन बना। एक तो इन लोगों ने उसकी रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया। पहला कमीशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 340 संविधान में आर्टिकल का विधान किया और उसी के आधार पर पहला कमीशन 53 में बना। काका कालेलकर उसने 55 में रिपोर्ट जमा की। उस समय के प्रधानमंत्री ब्राह्मण थे, उस समय के गृह मंत्री ब्राह्मण थे, ज्यादातर मंत्री ब्राह्मण थे। वही कांग्रेस जो कि देश में आजादी के बाद सत्ता में आई, उससे पहले जो चुनाव अंग्रेज कराते थे अपने संरक्षण में, चुनाव हो रहे थे भारत की आजादी से पहले भी, प्रेसिडेंसीज के प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट होते थे, जो भी होते थे उसके नेता अपॉइंट होते थे, वो चलाते थे सरकारें। अंग्रेजों ने ऐसा प्रावधान कर रखा था। उन सरकारों में कांग्रेस ने अपना खुद एजेंडा बनाया था कि हम सत्ता में आते ही लैंड रिफॉर्म करेंगे। जब देश आजाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई तो लैंड रिफॉर्म के नाम पर उनके ही नेताओं और मंत्रियों ने विरोध करना शुरू किया। कारण ये था कि जितने भी कांग्रेस के नेता और मंत्री थे वो ज्यादातर उन्हीं के पास जमीनें थी। तो अब BC का कमीशन बना 53 में, 55 में रिपोर्ट जमा की, नहीं लागू हुआ, उसको कूड़ेदान में फेंक दी गई। फिर कमीशन बना 78 में, 80 में, रिपोर्ट जमा की, नहीं लागू हुआ। फिर वो 90 में लागू होता है 7 अगस्त 1990 को। प्रॉब्लम ये है कि इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का भी सजेस्टिव जजमेंट दिया है कि क्रीमी लेयर कितनी ज्यादा अहमियत है। क्रीमी लेयर अगर है मैं उसी पे आ रहा हूँ। पहले तो मैं अपने उसका पहला जवाब खत्म कर लूँ। क्रीमी लेयर का सजेस्टिव कर दिया BC में। अब मैं आपको समझाता हूँ कि खतरे क्या हैं। उसकी वजह से हुआ क्या कि जो OBC का रिजर्वेशन है कभी ठीक से लागू नहीं हो पाया। 27% का रिजर्वेशन था, लेकिन वो अभी तक घूम फिर के 22% ही 23% ही हो पाया है। अभी भी 4% उसी का खाली है। और OBC तबका जो है बेसिकली उसमें कोई क्लियर जजमेंट नहीं था कि ये प्राइवेट, हालांकि मंडल कमीशन ने रेकमेंड किया था, तो वो बेमानी हो गया है। उसी तरह से SC ST का क्या होगा कि ये लोग क्रीमी लेयर अगर लगाते हैं, हालांकि सरकार ने कह दिया कि हम इसको नहीं मानेंगे, हम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये जो वर्गीकरण होगा उससे जो दलित संगठन है वो एकता के साथ उसका विरोध कर लेते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। अकेले करके कुछ सीटों को एडवर्टाइज करेंगे, NFS कर देंगे, और उसमें चूंकि वो वर्ग जो मतलब उसमें नहीं आएगा, मान लीजिए SC1 SC2 SC3 बना दिया तो 1 का नहीं है तो उसका ऑटोमेटिक है कि वो नहीं लड़ेगा उसके लिए। तो वो एकता कमजोर हो गई तो उस वर्ग को वो थोड़ा अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेंगे। अरे भाई, आप वर्गीकरण करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ये देखिए ना कि आप कास्ट सेशन करिए, आप सत्ता में देखिए कि कौन मजबूत है, किसके पास व्यापार है, कौन ठेकों में सबसे आगे है, कौन जमीनों का होल्डिंग किसके पास ज्यादा है। उसके बाद आप कास्ट सेंसस करिए, आंकड़े लाइए, आप वर्गीकरण करिए। मैं वर्गीकरण के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इस तरह से बांट के ये चाहते हैं कि ये एकता टूट जाए, फिर इनके रिजर्वेशन को, इनकी हिस्सेदारी को मैं अपने हिसाब से मैनिपुलेट करूं।
यही काम कांग्रेस करती आई है, वो बीजेपी थोड़ा ब्लंटली कर रही है और कर रही है। इसलिए मैं नहीं देखता हूँ, मैं नहीं सहमत हूँ योगेंद्र यादव सर से कि इससे कोई न्याय मिल जाएगा तुरंत, क्योंकि ये कोशिश ही है कि इस एकता को पहले खंडित किया जाए, उसके बाद इनके रिजर्वेशन की बंदर बांट कर दी जाए। जैसे मैं एक और छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूँ। ओबीसी में जो कमीशन था काका कालेलकर, उसने 2300 जातियों को आइडेंटिफाई किया, मंडल ने 3700, और अभी तक सरकारें बढ़ाते बढ़ाते उसको 5000 के पार ले गई हैं। ब्राह्मणों की जो उपजातियां हैं, गिरी, वैरागी, वो भी ओबीसी में है। ओबीसी अब लिटरली रिजर्वेशन का कोई मतलब नहीं इस देश में। तो ये एक सीधा से सीधा बस एक ही प्रयास है कि इस एकता को खत्म कर दिया जाए। क्या वजह हो सकती है आपने सर कि अगर ये एकता खत्म हो जाएगी तो इसका परिणाम क्या होगा? किस तरीके से भविष्य एससी एसटी का होगा अगर इनकी एकता अगर खत्म होगी? बहुत ही भयानक होगा। और मैं ओबीसी हूँ और मैं कभी किसी दूसरे वर्ग के मुद्दों पे का ठेकेदार नहीं बनता हूँ। इसीलिए मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि एससी एसटी के पास एक तो सीधी सी बात है कि कोई लैंड होल्डिंग नहीं है। पता नहीं कितने लैंड वाले एससी हैं, मैं नहीं जानता हूँ इस देश में। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। कोई भी ईमानदार सरकार सबसे पहले तो कास्ट सेंसस करे, ये बताए कि उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। एक रिजर्वेशन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ रिजर्वेशन उनके हिस्से था, उनके सहारे उनके जीवन में परिवर्तन हो रहा था। उनमें एक क्लास का निर्माण हो रहा था जो कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा था। लेकिन अब अगर वो हट जाएगा तो सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि उनका जो इवॉल्वमेंट है उसकी प्रोसेस जो है ना वो धीरे हो जाएगी। जब प्रोसेस धीरे हो जाएगी तो ऑटोमेटिक जो हमारे समाज का प्रिविलेज तबका है ना उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो लपेट लेंगे ना भाई। आपने देश में कोई आंकड़ा इकट्ठा नहीं किया और ईडब्ल्यूएस लगा दिया। भाई जो 10% लोग जिनकी आबादी ही है, मालूम ही नहीं है, मैं 10 की जगह 5 कहूं तो भी आपको मानना पड़ेगा। उन 10% लोगों के लिए 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ले आए, उनके इकोनॉमिक, तो उनके तबके में जो भी गरीब है वो अब हर तरह से इंपावर्ड है। जो अमीर है उसको तो कुछ जरूरत नहीं है, जो गरीब हो गया उसके लिए 10% का ईडब्ल्यूएस खड़ा है, तो वो तबका तो सुपर इंपावर्ड है। लेकिन जो सबसे खराब तबका है वो सुपर एक्सप्लॉइटेड हो जाएगा इस वर्गीकरण से। तो ये प्रयास कई लोग मजाक में कह रहे थे जब ये निर्णय आया कि ये संघ के ऑफिस में तैयार किया गया दस्तावेज है, ये उनके फाउंडेशंस में तैयार किया हुआ दस्तावेज है, जहां से ये विवेकानंद फाउंडेशन और इस तरह की संगठन बना रखे हैं और वहां से इसको डिक्टेट किया गया है। तो मसला ये है कि कैसे भी जो गरीब है उनको और गरीब बनाओ, तो जो अमीर है उसको कोई खतरा नहीं होगा। तो ये A1 और A2 को मदद करने वाला डिसीजन है। अभी सबसे बड़ी बात है कि विरोध काफ़ी, जिस तरीके से आपने बताया कि कुछ चीज़ों को लेकर आप सहमत नहीं हैं। देश के अंदर में भी 2024 का जो चुनाव गया, हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी कि बीजेपी जिस तरीके से फ्रंट फुट पर आकर खेल रही थी, हिंदू मुस्लिम कर रही थी, संविधान बदलने की भी बात लगातार की जा रही थी, संविधान बचाने के भी नाम काफ़ी सारी बातचीत चली। तो जिस तरीके से आज इस देश के अंदर में एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर कहीं न कहीं संविधान पर ही एक तरीके से प्रकाराघात है। तो अब ये देखते हैं कि अब जिन्होंने जिस मुद्दे को लेकर संविधान बचाने के नाम पर जो चुनावी लड़ा या फिर चुनाव में उनकी दावेदारी थी, अब उनका जो है वो पक्ष है वो साफ नहीं देखने को मिल रहा। उसको लेकर उनका विरोधाभास नहीं देखने को मिल रहा। इसके पीछे की क्या वजह? नहीं, ये सही बात आपने कही। कांग्रेस जैसे कांग्रेस ने बात इसको जोरदार ढंग से उठाई। किसी भी पार्टी की अगर उसको लग रहा है कि ये वर्गीकरण ठीक है तो उसको सामने आके कहना चाहिए कि ठीक है, नहीं लग रहा है तो वो भी कहना चाहिए कि मुझे नहीं लग रहा है ठीक है। आपने जो कहा कि उनका उनका जो स्टैंड है वो क्लियर होनी चाहिए। सही बात है कि किसी भी पार्टी का में पार्टी के विचार क्षमा करिएगा, पार्टी के सोचने के तरीकों में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। अब पार्टी जो है अगर ये सोचे कि हम वोट लेके एक बार सत्ता में आ गए तो फिर हम अपना कुछ दिन चलाएंगे और इनको लंबे समय तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, ये सब नहीं चलेगा। और जनता को खास करके एससी एसटी और उसके साथ जुड़ी हुई माइनॉरिटी और ओबीसी को भी सोचना होगा कि अगर हम एकजुट नहीं रहेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते हैं, कोई आपको अधिकार देने वाला है नहीं हकीकत में। आपको लड़ना होगा और छीनना होगा स्पेशली, और छीनने के लिए आपके लोग हैं। बस बाबा साहब ने वो फार्मूला भी दे रखा है, बस आप उसको अप्लाई नहीं करते हैं और उससे आप कुछ माने जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो आपको सोल्यूशन कैसे मिलेगा? वही फार्मूला है, एडुकेट, ऑर्गेनाइज और एजिटेट। तो आपको वो करना होगा। और रही बात जिन पार्टियों ने संविधान बचाने की बात कही, उनको भी क्लियर आके कहना होगा, या तो उसके पक्ष में रहे या तो विपक्ष में। और नहीं, अगर उसके पक्ष में हो तो बताएं कि कैसे इससे एम्पावरमेंट होगा। विपक्ष में तो ये भी बताएं कि इससे क्या नुकसान होगा। उनको क्लियर, जैसे मैं अपनी बातें रख रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है,
उसी तरह से उनको अपनी पार्टी का ओपिनियन भी देना होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कोई बीच का रास्ता होता ही नहीं है। आपको एक रास्ता लेना होगा। बीच का रास्ता कुछ नहीं होता कि थोड़े इधर, थोड़े उधर। ये इस तरह के लोगों का विनाश निश्चित है। और राहुल गांधी कांग्रेस अभी जो बातें कह रही है बहुत पहले सारे बीज जो बोए हुए हैं उसी के बोए हुए हैं। अगर वो बहुत क्लैरिटी रखती, सारे बैकलॉग्स को भरती, एम्पावरमेंट के लिए बहुत जोर देती, लैंड रिफॉर्म के लिए काम करती, SC ST रिजर्वेशन हर जगह लागू करती, प्राइवेट सेक्टर्स में लागू करती, तो ये सब बचता ही नहीं, ये सब चीजें ही नहीं। तो एम्पावर्ड हो गया होता, रिजर्वेशन आप हटा दीजिए, लेकिन उससे पहले आप एम्पावरमेंट करिए। ये रिजर्वेशन कोई चैरिटी नहीं है, कोई मतलब गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है और कोई दान भी नहीं है, किसी ने किसी को दान नहीं दिया है। वो नागरिक हैं इस देश का, जो नदी नाला हवा माने पहाड़ आसमान जमीन सब कुछ में सबका हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि कोई मालिक बन गया और कोई गुलाम है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों की के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ये सरकारों की जिम्मेदारी है। यही है, वही मैं बात कर रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। एक बयान उन्होंने अभी हाल ही में दिया है और तकरीबन 1 अगस्त 2024 को ये निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का और 11 दिनों के बाद उनकी जो चुप्पी है वो चुप्पी तब खुली जब इस मुद्दे को लेकर बसपा के राष्ट्रीय जो अध्यक्ष बहन मायावती ने अपना बयान दिया। तो क्या ये कोई दबाव है या इस दबाव के चलते उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया? और वो कहते हैं कि जो आरक्षण है, ये आरक्षण नेहरू जी और गांधी जी के बदौलत मिल पाया है। ये उनका एक बयान निकल कर आ रहा है। आरक्षण के लिए गांधी जी ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, ये तो मैं सहमत नहीं हूँ। उनकी संवेदनाएं थी, सोशलिस्ट कहते थे नेहरू जी अपने को। गांधी जी का स्टैंड तो क्लियर नहीं था, क्योंकि उनको गांधी इवॉल्व हो रहे थे, बात मानता हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीजें जो की हुई हैं वो उसकी एक पूरी श्रृंखला है। सबसे पहले इस संघर्ष में पहला नाम आता है महात्मा फुले का, महात्मा फुले के बाद साहू जी महाराज का, फिर जस्टिस पार्टी तमिलनाडु में आती है, फिर उसके बाद ईवी रामास्वामी पेरियार, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और मुख्य जो रोल है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का है। और ये मैंने क्रोनोलॉजिकल ढंग से आपको बताया है। आप अगर सभी के जन्म और उनके काम के हिसाब से देखें तो यही वो क्रम है। इसी के हिसाब से इन लोगों ने काम किया है। तो मेरा यही कहना है कि ये कहना कि नेहरू ने और गांधी ने किया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी की पार्टी लाइन का स्टेटमेंट हो सकता है, वो कहें। लेकिन मैं एक मतलब पढ़ने लिखने वाले और समाज अध्येता के रूप में इसको मैं नहीं मानता कि कोई इनका रोल है, क्योंकि साफ साफ एग्जाम्पल आपके सामने है। काका कालेलकर कमीशन को कूड़ेदान में डालने में कहीं ना कहीं नेहरू का रोल था। उन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना से आर्थिक स्थितियां ओबीसी की सुधर जाएंगी, तो क्या जरूरत है रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा कि काका कालेलकर का आंकड़ा जो है वो साइंटिफिक ढंग से इकट्ठा नहीं किया गया है, तो क्या जरूरत है, हम इसको बढ़िया से करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी नीतियां लाएंगे जिससे बहुत सारी चीजें कर लेंगे, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इसको करने की जरूरत है। तो उन्होंने तो एक तरह से उस प्रतिनिधित्व को ही शुरू में ही नकार दिया। तो उनका तो एक निगेटिव रोल है। और रही बात गांधी का ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, वो उन्होंने छुआछूत के लिए काम किया, लेकिन रिजर्वेशन उनके रिप्रेजेंटेशन पे कोई काम नहीं है। उन्होंने हरिजन शब्द को बनाया, बाद में वो एक गाली बन गई, फिर सरकार ने उसके खिलाफ एक नियम बनाया, कानून बना दिया कि कोई किसी को हरिजन नहीं कहेगा। लेकिन हरिजन तो हम सभी हैं, हम सभी हरिजन हैं। भगवान के जन तो हम सभी हैं। केवल एक तबका कोई क्यों कहा उन्होंने हरिजन? एक तबके कोई हरिजन क्यों कहा? 15% लोगों को ही क्यों कहा जिनसे छुआछूत का मसला जुड़ा हुआ था? और सीधी सी बात है कि आप एक छोटे से एग्जाम्पल से समझिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उस महाड़ के तालाब में जब पानी पीने के लिए अपने लोगों को लेके गए, तो वहां पहले से ही उस तालाब में कुत्ते बिल्ली गाय बैल सब पानी पीते थे। बस लेकिन एक तथाकथित वर्ण व्यवस्था में जो नीची समझे जाने वाली जाति थी, उसको वहां पानी पीने का अधिकार नहीं था। कितना ये विकृत और एबनॉर्मल है कि नहीं है? ये कितना खराब है कि लोग पानी नहीं पी सकते थे, लेकिन उस तालाब में कोई रखवाली नहीं थी। बिल्ली जाके पी के आ रही है, उस पानी में मछली है, उस पानी में तमाम तरह की चीजें होती थी, और कोई जानवर जाता था पीता था, लेकिन आदमियों को नहीं अलाउड था। तो ये जो समाज था उसके खिलाफ छुआछूत पे गांधी ने भले काम किया हो, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिनिधित्व के लिए काम नहीं किया। ये सीधी सी बात है। एक शुरुआती दौर पर आपने एक बात कही कि बीजेपी के जो तमाम SC ST के सांसद है वो प्रधानमंत्री मोदी से उन्होंने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जरिए कहा गया है कि ये जो वर्डिक्ट है इसमें हम क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे, लेकिन एक्शन मोड में नहीं दिखाई दे रहा। विशेष सत्र नहीं बुलाया जा रहा है, तमाम जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसको पलटाने का किसी भी तरीके उनका एक्शन मोड नहीं है।
तो क्या ये सिर्फ एक बयानबाजी है या फिर इस पर कोई एक्शन हो सकता है? क्या अंदाजा क्या हो सकता है अपना? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि देश देश में जो दलित लीडरशिप है, उसको एक तरह से बीजेपी के समेटने का प्रयास है। क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो दलित आवाज़ मुखर हो पाई 1990 के दौर में, क्षमा करिएगा, माननीय कांशीराम जी की वजह से, जिनकी वजह से मायावती जी चीफ मिनिस्टर बनी, भारत के सबसे बड़े राज्य की, दलित आंदोलनों ने जोर पकड़ा। हालाँकि महाराष्ट्र दलित आंदोलनों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, उसने एक परंपरा स्थापित की, लेकिन वो कभी पॉलिटिकल पावर नहीं पा पाए। हाँ, कुछ लोग केंद्र में मंत्री ज़रूर बने, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने समाज के हितों को एक तरफ रख के हमेशा मंत्री रहते हैं, जैसे रामदास अठावले जी। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और तमाम सवाल उठते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये दलित वोटों को और आदिवासी पॉलिटिक्स को समेटने का मसला है। अगर आप देखिए तो पूरे भारत में 2 ही 3 जगहों पर दलित और आदिवासी आवाज़ दिखाई देती है। अदरवाइज़ वो या तो कांग्रेस के पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं या बीजेपी के। जैसे छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी के हैं। तो उनकी कोई स्वतंत्र जो उनकी पार्टी की सोच होगी उसी की लाइन पर वो काम करते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में झारखंड में आदिवासियों की एक बड़ी आवाज़ है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में दलित नेताओं की प्रेज़ेंस में सबसे बड़ी प्रेज़ेंस मायावती जी की है, बहन मायावती जी की है। उसी तरह से बिहार में चिराग पासवान हैं, उनके पिता ने बहुत काम किया, और उसी तरह से तमाम कुछ जगहों पर छोटी-छोटी पॉलिटिक्स है इनकी, लेकिन उसको भी ये खत्म कर देना चाहते हैं क्योंकि ये ईज़ी तरीका है। देखिए, इन वर्गों के पास कहीं कोई समाज को प्रभावित करने वाली पूँजी नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, ना ही लैंड है, ना ही पैसा है, ना ही इनके पास रिसोर्सेज़ हैं। तो ये चाहते हैं कि इनको कैसे भी समेट लिया जाए और ये हमारे परमानेंट वोटर्स हो जाएँ, ताकि हम, और अच्छा इनका इन्वॉल्वमेंट रुकेगा तो आपकी देखिए, जो दलित विचारधारा है ना, वो सीधे उनकी विचारधारा को चुनौती देती है। तो उस विचारधारा को भी ये समेट लेंगे और अपनी विचारधारा को भी मजबूत करेंगे। अपने को आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी मजबूत कर लेंगे। ये अप्रोप्रिएशन का मामला है। शायद आपके दर्शक कितना समझेंगे, लेकिन अप्रोप्रिएशन पॉलिटिकल साइंस में एक पॉलिटिकल टर्म है, जिसमें अपने विरोधी वर्ग को पूरा एक तरह से समाहित कर लेना, मिला लेना। तो मिला लेने की पॉलिटिक्स है। आप ऐसे ही समझिए कि जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से बड़ी पार्टी थी। आप तो महाराष्ट्र से ही हैं। शिवसेना बड़ी पार्टी थी, हिंदुत्व का झंडा उठाती थी। उस हिंदुत्व के नैरेटिव में बीजेपी धीरे से गई उसके कंधे पे सवार होके, फिर उसी को धक्का मार के और उसका झंडा बरदार हो गई और उसको किनारे करके खुद अपनी सरकार बना लिया। बीजेपी यही चाहती है कि हिंदू के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर और तमाम नैरेटिव्स में एससी-एसटी वोटों को खींच लिया जाए। उनकी लीडरशिप एक बार खत्म हो गई, तो फिर उनको जैसे चाहे वैसे वो नचाएँगे और मैनिपुलेट करेंगे। जैसे चाहे उनको वैसे वो यूज़ करेंगे और उनका अंतहीन शोषण की प्रक्रिया, जिस शोषण से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मुक्ति दिलाने का रास्ता बनाया, उस रास्ते पर हमला है। उस रास्ते को काट के खत्म कर देने की कोशिश है, ताकि उस रास्ते को तोड़ दिया जाए और ये आगे का जो इनकी मंजिल है, उधर की तरफ न जाए, और वो मंजिल है मुक्ति की, वो मंजिल है आत्मसम्मान की, वो मंजिल है लेबर की डिग्निटी की, श्रम के सम्मान का। उधर न जा पाएँ, ये उसी जो इनका विधान है, जो मनु ने बनाया, उसी विधान को फिर से लागू करें और अपनी सांस्कृतिक आधिपत्य बनाए रहें, सामाजिक इनकी जो मजबूती है वो बनी रहे और इससे ये उनका अंतहीन शोषण करते रहें। अब जो एससी-एसटी के आरक्षण का मुद्दा फिर एक बार जिस तरीके से सुर्खियों में चल रहा है, ये जो षड्यंत्र जो लाया गया है, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम तरीके से एससी-एसटी को कमज़ोर करने का ये कहने की मसला है, इसका भविष्य में काफ़ी जो बुरा है वो इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो अब इसका जो निर्णय है या फिर इसका जो इम्पैक्ट है जो आने वाले भविष्य में जिस तरीके से पड़ने वाला है, ये वर्डिक्ट बदलना कितना ज़्यादा अहमियत रखता है? अगर ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा या फिर अगर ये बदलता है तो ये भविष्य में कितना ज़्यादा कारगर होगा या फिर इसका कितना ज़्यादा जो फ़ायदा है वो एससी-एसटी को मिलता रहेगा? देखिए, कारगर नहीं होगा। अभी तो सरकार ने कहा है कि हम क्रीमी लेयर नहीं लगाएँगे। मान लीजिए क्रीमी लेयर इसमें सबसे बड़ी समस्या थी। अगर ये क्रीमी लेयर लग जाता तो कभी भी जो 15% का रिज़र्वेशन है एससी-एसटी का, उसमें 5% से ज़्यादा नहीं बढ़ता। क्योंकि एग्ज़ाम्पल ओबीसी का सामने है। जो ओबीसी में लोग पढ़ सकते हैं, वो क्रीमी लेयर में आते हैं। जो नहीं पढ़ सकते हैं, वो मतलब
नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, वो दिल्ली जाएंगे ही नहीं, तो आईएएस हो नहीं पाते हैं। इसीलिए ओबीसी जिसकी आबादी 60% है, उसका 4% 5% कोटा अभी भी खाली है। उसी तरह से 15% एससी का अगर क्रीमी लेयर लग गया तो 5% से ज़्यादा भरेगा ही नहीं, पहली बात, क्योंकि एक तो क्रीम है ही नहीं। तो जो क्रीम में तथाकथित पढ़ने वाले लोग हैं हमारे एससी एसटी में, मतलब जो क्रीमी लेयर में आएगा वो उसमें सेलेक्ट नहीं होगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर होगा वो पढ़ने दिल्ली आ नहीं पाएगा, डीयू में पढ़ेगा नहीं, जेएनयू में पढ़ेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए क्रीमी लेयर नहीं लगता है, आपने वर्गीकरण कर दिया, तो वर्गीकरण में भी समस्या मैंने बताई आपसे कि ये ए बी सी में बांट देंगे, जिन वर्ग को टारगेट करना होगा उसकी वैकेंसी नहीं निकालेंगे, और एनएफएस कर देंगे, रोक देंगे, मैनिपुलेशन बहुत आसान है उसमें, तो वो वर्ग कुंठित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, पॉलिटिकली टारगेट करेंगे। और पहले से जब आप बांट दोगे तो आप क्या करोगे ना कि आप उनकी पहचान को भी, आइडेंटिटी पे भी हमला करते हो ना। एक वर्ग होता है, मान लीजिए दलित, तो उसमें आप कहेंगे दलित ए, दलित बी, दलित सी, या आप ये कहेंगे एससी ए, एससी बी, एससी सी, तो एससी बी को एससी सी से लड़ाने का आप रास्ता खोल रहे हैं। और वो स्वाभाविक, उनके जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे तो संघर्ष भी होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, और उस कॉन्फ्लिक्ट से बहुत व्यापक उनकी एकता पर असर पड़ेगा। वैसे भी कमजोर लोगों में एकता जल्दी बनती नहीं है, और बनती है तो अगर बनती है तो उसके कुछ से कुछ परिणाम हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन वो टूट गई तो फिर वो कभी दूर तक नहीं बनेगी। जो प्रयास किया था बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, मानवर कांसी राम ने, और वो एक राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के रूप में परिफल मैंने बाद में फलित हुई, और उसी की वजह से एक तबका निकला है जो मजबूत कर रहा है इन सारी चीज़ों को, आंदोलनों को। तो काफ़ी ज़्यादा विस्तार में हमने आपसे तमाम जो बातचीत और चर्चा करने की कोशिश की है, और इस विषय को गंभीरता से आपके साथ रूबरू करने का एक हमारा प्रयास है कि एससी एसटी के वर्गीकरण को लेकर जो कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है, उसको बदलना कितना ज़्यादा आवश्यक है, और इसकी अहमियत अब आने वाले भविष्य में कितनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर ये वर्डिक्ट नहीं बदलता है तो इससे एससी एसटी तमाम तबके को कितना ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है, और उसके पीछे की क्या-क्या वजह हो सकती है। तो ये तमाम बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। बने रहें नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।